हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वर्क एनर्जी पावर पर नीट के सॉल्यूशंस देख रहे थे और पार्ट 7 में क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। सो इन क्वेश्चन 61 वी आर हैविंग अ बॉडी जो 10 मीटर मूव कर रहा है बच्चों किसी स्ट्रेट लाइन में 5 न्यूटन के फोर्स के इन्फ्लुएंस में, और वर्क डन है कितना 25 का। हमें एंगल बताना है कितना होना चाहिए। सो बहुत ही फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है ये। वर्क का फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो फर्दर क्या बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, आपको ये टर्म दिया है, ये टर्म दिया है और ये टर्म दिया है। ये एज्यूम कर लो बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है और कुछ एंगल ज़रूर होगा, तभी आपका यहाँ पे वर्क समझ में आ रहा है। अदरवाइज अगर डायरेक्ट आप प्रोडक्ट करते तो 10 इंटू 5 मुझे 50 नहीं मिल रहा है ना, विच मीन्स कुछ एंगल होना चाहिए। और डायरेक्टली कर लो इसको। वर्क डन आपका 25 है, ठीक, फोर्स का वैल्यू 10 है और ये हो जाएगा 5। इसको मल्टीप्लाई में कर देता हूँ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 और ये हो जाएगा 1/2 बराबर कॉस थीटा, विच मीन्स थीटा का टर्म होना चाहिए 60 डिग्री। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 62 में एक बॉडी है, मास m और वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, और ये बच्चों कोलाइड करता है दूसरी बॉडी जो रेस्ट पर रखा है। ध्यान देना, ये रेस्ट पे मतलब हो जाएगा यहाँ पर u2 का टर्म हो जाएगा 0 और u1 को हम लोगों को 3 मान के सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, और मास 2m दिया हुआ उससे स्टिक हो जाता है, विच मीन्स ये कम्प्लीटली इन इलास्टिक क्वेश्चन, परफेक्टली इन इलास्टिक वाला प्रॉब्लम है। नाउ द कंबाइंड मास स्टार्ट्स टू मूव एंड व्हाट इज द कंबाइंड वेलोसिटी, आपको बाद में v का टर्म बताना है। विच मीन्स कोलिजन किसी भी कैटेगरी का होता है, आपको पता होता है मोमेंटम हमें हर हमेशा कंजर्व होगा, राइट, इनिशियल बराबर फाइनल। सो यू कैन से दैट ये फर्स्ट बॉडी हो गया मास m और वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों u1, ये जाके किसी बॉडी को स्ट्राइक करता है तो u2 कितना हो जाएगा 0, मास 2m लिखा है, एंड एट लास्ट दे बोथ कंबाइंड विथ ईच अदर, तो मास कितना हो जाएगा ऐड करने पे 3m और ये हो जाएगा v। यही आपको सॉल्व करके देना है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको m1, ये देखो ये हो जाएगा मास m और ये u प्लस करके हो जाएगा बच्चों 2m इंटू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3m इंटू वी। सब कुछ गिवन है, इसको अलग कर दो बच्चों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा m से m भी जा रहा है, u का टर्म हमारे पास 3 था, 3 डिवाइड बाई हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर रह जाएगा बच्चों, और अपना आंसर आ गया, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मत भूलना कि हमेशा मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाता है ना, चाहे इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, तो उस केस में हम मोमेंटम क्या बोलेंगे, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, राइट, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लेट्स मूव ऑन। सो इन क्वेश्चन 63 में हमारे पास बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दिया है दो एटम से। ध्यान रखें, किसी भी मॉलिक्यूल के ना दो एटम के बारे में बात कर रहा है, और सेपरेशन उनकी x पे डिपेंड कर रहा है आपका पोटेंशियल एनर्जी, a डिवाइड बाई एक्स टू पावर 12, माइनस का साइन है यहाँ पर, और b डिवाइड बाई बच्चों एक्स टू पावर 6। a और b उसने बोल दिए हैं क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, और x इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। सो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरह के वेरिएशन पे चलती है। हालांकि इस ग्राफ को तो नहीं पूछा गया क्वेश्चन में, लेकिन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बच्चों x का फंक्शन होता है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक, और इतना जो रीजन आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला रीजन, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है, ये वाले पॉइंट पे, जहाँ पर आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है या रिस्टोरिंग फोर्स बुला लो उसको, वो बच्चों जीरो हो जाता है। जब वो जीरो होगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मिनिमम होगा, और इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्टेबल है क्या, इक्विलिब्रियम। जो बच्चे ऐसा समझ सकते हैं, इसको लेमन लैंग्वेज में बात करता हूँ मैं, एक एटम को यहाँ रख लो और दूसरे वाले एटम को ना बच्चों आप लोग ये इधर इधर कहीं पर भी रख सकते हो, एटम नंबर 1 एंड एटम नंबर 2। सो यू कैन से दैट कि सर इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वही आर है, और एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहाँ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बना रहा होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों, वहाँ पे नेट फोर्स होना चाहिए 0, और उसी की लैंग्वेज में बात करते हैं अपन, तो कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू होता है नेगेटिव में डी यू डिवाइड बाई डी आर लिखते हैं, हम यहाँ x लिखेंगे क्योंकि x के बारे में बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो मान लो अगर ये अपना 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली अपन को एग्जाम हॉल में सीधा ये करना होता है, डी यू डिवाइड बाई डी एक्स या आर या वाई जेड कुछ भी लिखा हो उसको आपको 0 पे पुट कर देना है, आपको एक x का वैल्यू मिल जाएगा और वही आपका बच्चों आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं।
मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट अगर लेना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा du/dx, और u का टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, a x⁻⁻12, उसको मैंने ऊपर ले गया और यहाँ पे हो जाएगा b x⁻⁻6 बराबर कितना हो गया 0। इसको आगे और सॉल्व करते हैं बच्चों, चलो ठीक है। यहाँ देखो चेन रूल अगर मैं लगाता हूँ इस वाले एक्सप्रेशन पे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12 बच्चे लोग बाहर आ जाएगा, देखो ये है ना, और एक ए का टर्म हो जाएगा, और x⁻, नेगेटिव में एक और कम हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 13, फिर माइनस ऑफ ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा b x⁻⁻7 बराबर कितना हो गया 0, ये हो गया पॉजिटिव, और ये पूरे के पूरे टर्म को आप उस तरफ भेज दो, ठीक है। तो यहाँ खाली इतना बचेगा अपने पास 6, ठीक है, 6b x⁻⁻7 इज इक्वल्स टू जाएगा 12a x⁻⁻13। थोड़ा बहुत सॉल्व करने की देरी रह गई है यहाँ पे। x के टर्म अगर दिख रही बच्चों आपको यहाँ पे, ये अगर x की टर्म पूरी की पूरी यहाँ रहने दो, और ये वाली x की टर्म को अगर मैं यहाँ बुला लूँगा तो ये हो जाएगा x⁻, नीचे आएगा बच्चों 13, जो ऊपर आके प्लस का 13 बना लेगा, 13 - 7 इक्वल्स 2a डिवाइड बाई b, विच गिव्स मी x⁻6 इज इक्वल्स टू 2a बाई b, और अल्टीमेटली मुझे मिल जाएगा x इक्वल्स टू 2a डिवाइड बाई b, और पूरे का पावर हो जाएगा 1/6। इस जगह पर बच्चों क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है। अब इक्विलिब्रियम कैसा हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो स्टेबल का मतलब ये होता है कि इस टर्म को अगर दोबारा आप डिफरेंशिएट करते हो du²/dx², ये ज़्यादा होना चाहिए 0 से, मतलब ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। ये अपन पढ़कर आते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका यहीं पे आंसर मिल चुका है, उतना डिटेल में जाना नहीं है अपन को, आप बस इक्विलिब्रियम बता दो, क्योंकि ये एक ही जगह पे इक्विलिब्रियम आता है और वो 100% टाइम्स कौन सा होगा, स्टेबल। तो आंसर हो जाएगा अपना 2a/b, और बच्चों यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। एग्जाम हॉल में इतना पूरा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप बोलेंगे सर एक डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, हमें x मिल जाएगा, और x अपना इस फॉर्म में आंसर ला के दे देगा, बात खत्म, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 64 में एक बॉडी है जो y के डायरेक्शन में ही जाना चाहती है, ठीक है, जाएगी, और सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, और फोर्स बच्चों आपके पास वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। वो लिखा है नेगेटिव में 2i का कैप है, प्लस करके 15j का कैप लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा 6k और कैप, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूटन्स, ठीक है। फिर क्या है बच्चों यहाँ पे, द वर्क डन एंड मूविंग द बॉडी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों s का वेक्टर है, और वो हो जाएगा 10 × j। तो आपको बिल्कुल बातें पता होती हैं कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट में j वाला खाली j वाले के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब बाकी दोनों चीज़ें किसी काम की नहीं है, इसको भी नहीं पढ़ेंगे और इसको भी नहीं पढ़ेंगे। सीधा आंसर हो जाएगा अपना 15 × 10 हो जाएगा 150, और j.j सभी बच्चे जानते हैं कितना होता है, तो ये होता है 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 150 जूल्स। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 65 में काइनेटिक एनर्जी है किसी बॉडी की, है ना, जो मास m रखता है, ट्रैवलिंग टू द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और फोर्स भी बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट है, वो किसके प्रोपोर्शन आनी चाहिए, मतलब कहने का है जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड कर ली गई है उसके थ्रू, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, ये किसके प्रोपोर्शनल आएगी, मास के बारे में बात करनी है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है बच्चों। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये आपके पास बॉडी है जिसके पास मास m है, इसको कांस्टेंट अगर फोर्स दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी मिलेगा इसको, और इनिशियली कितना होगा, रेस्ट पर होगा, और एक्सेलरेशन मिलने की वजह से आप चेक करोगे तो थोड़ी देर के बाद ये बॉडी आपके पास वेलोसिटी v ले जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए हर बच्चे को, यहाँ पर u हो जाएगा और v हो जाएगा, और कुछ सेपरेशन कवर करेगा तो वो हो जाएगा d, डिस्टेंस कवर कर लिया इसने। हम सभी जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी, और मैं यहाँ लिख देता हूँ थ्योरम। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट यहाँ से करेंगे आप कि जितना भी काम करते हैं वो हो जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बच्चों शुरू में तो ये क्या है, देखो 0 है, मतलब इनिशियल काम का ही नहीं है, जो आपका वर्क डन होगा वो हो जाएगा 1/2, ठीक है, और mv², ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म हो जाता है। इसी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर अपन को वेलोसिटी भी अननोन है और मास में भी अपन को रिलेशन बताना है तो अपन इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बता सकते थे। इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा बच्चों फोर्स की जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट।
अब अगर यहाँ पे बच्चों आप कह सकते हो कि फोर्स का टर्म कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन में कोई फॉर्मूला लगा लो आप, मास हो जाएगा एक्सेलरेशन की जगह पे मैं लिख दूंगा फोर्स अपॉन मास इनटू सेपरेशन। तो क्या समझ में आया यहाँ से हमको कि मास तो कैंसिल हो रहा है, किसी भी फॉर्म से जाओगे ना तो आपको यही आंसर मिल रहा है, आपको मिल जाएगा बच्चों फोर्स इनटू सेपरेशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो मास पर डिपेंड ही नहीं कर रही, तो m2 पावर क्या हो जाएगा ये 0। सो प्रॉब्लम 66 में बच्चों हमारे पास एक पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, विच मीन्स यहाँ पर फोर्स होगा वो हो जाएगा x का फंक्शन, ठीक है। वो कहता है 7 - 2x, और मैं लिख देता हूँ उसको 7 - 2x प्लस ऑफ 3x स्क्वायर, न्यूटन में बात हो रही है, और किसी बॉडी पर लगता है जिसका मास 2 kg है और उसको x की वैल्यू 0 से लेकर देखो यहाँ पे 5 तक को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर देता है। हमें वर्क डन बताना है इस पूरे कंडीशन में, सो ऑब्वियसली हमें फॉर्मूलेस पता होते हैं, ये हो जाएगा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ये ध्यान रखना है आपको कि फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स पर डिपेंडेंट कर रहा है तो क्या होगा, वेरिएबल होगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि dw होता है f.dr लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों x पे डिपेंड कर रहा है तो आप यहाँ पर f.dx करोगे और दोनों एंड पे क्या लगा दोगे, इंटीग्रेशन, ये तो हो जाएगा आपका w, और इंटीग्रेट करके आप लिख सकते हो यहाँ पे 7 - 2x प्लस ऑफ 3x स्क्वायर, और बच्चों इसको मुझे चेन फॉर्म में इंटीग्रेट करना है, राइट। तो इंटीग्रेशन अगर कांस्टेंट का करते हैं तो क्या हो जाता है, हमें मालूम है c लिख लेते हैं और एक x आ जाता है, और इंटीग्रेशन अगर अपन x⁴n.dx का करेंगे तो सबको पता होता है ये तो पावर में एक बढ़ जाता है, और बच्चों यही वैल्यू नीचे लिख देते हैं अपन, ठीक है। जस्ट यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 7 का कितना हो जाएगा बच्चों, 7 × x हो जाएगा ये, माइनस ऑफ 2x की पावर बढ़ा दो, नीचे वही लिख दो, और प्लस करके 3x का क्यूब कर दो, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3। इसको अपन को करना है 0 से लेके कहाँ तक बच्चों, 5 तक। कुछ कैंसिलेशंस कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और एक बार अपर लिमिट जाएगा और एक बार लोअर लिमिट जाएगा, तो वर्क डन निकल के आ जाएगा। वर्क हो जाएगा 7 × x की जगह हो जाएगा 5 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, ये होता है 125 -25 प्लस 35, मतलब हो जाएगा बच्चों ये सीधा 135। वर्क है तो जूल में आ रहा है आंसर, और सिंपल इंटीग्रेशन था, ऑप्शन नंबर ए। ओके, लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 67 देखो बच्चों, एक बॉडी है ना, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, जब कोई बॉडी सर्कल के अराउंड कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या बोल रहा है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट कहने को बोल रहा है, ठीक है। सर्कल पे ऐसा ही होता है ना, यूनिफॉर्म सर्कल पे, तो इनमें से क्या होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि सर अगर हम लोग किसी सर्कल पे बॉडी को चलाते हैं इस तरह से तो उसके पास कुछ एक रेडियस बन जाता है, और जिस पर ना एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है बच्चों, हमेशा वो टूवर्ड द सेंटर, उसे कहते हैं अपन लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो नाउ यू कैन से ये तो इनवर्ड लग रहा है, उसका नाम क्या हो जाएगा, सेंटर पे लगने वाले एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। साथ ही साथ अगर इसको और देखेंगे अपन तो यहाँ पर बॉडी का मास कितना हो जाएगा m, वेलोसिटी की वैल्यू ये होती है v का स्क्वायर, तो नो वर्क इज डन ऑन इट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको पता ही है बातें। तो फोर्स कहाँ लग रहा होता है, फोर्स लग रहा है बच्चों इस पे इनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ करेगा, उस डायरेक्शन में, मतलब थीटा का टर्म कितना आ जाएगा 90, और ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला होता है fs cos थीटा, विच मीन्स cos 90 लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका 0। तो बच्चों पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। कह रहा है नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, ऑब्वियसली भैया एक्सेलरेशन तो होता है सेंटर पे, कितना होता है v²/r, और भी बहुत सारे होते हैं, ω² r लिखते हैं अपन, और ये होता है ω × v, तो ये तो गलत हो गया। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल गलत है, हर डायरेक्शन पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे, इसको भी देखो, अलग अलग वेक्टर्स आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो ये भी गलत है। नो फोर्स एक्शन है, बिल्कुल गलत, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 68 में हमारे पास दो मासेस हैं बच्चों, 1 ग्राम और 9 ग्राम, तो और काइनेटिक एनर्जी उनके पास इक्वल बोल दी है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर काइनेटिक एनर्जी 2, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों ये। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p² / 2m। सो इसी को एक्सपैंड कर लो तो ये हो जाएगा p1 का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ m1, और ये हो जाएगा बराबर करके p2 का स्क्वायर / 2 टाइम्स ऑफ m2।
2 से 2 चला जाएगा बच्चों, मुझे लिखना पड़ेगा इस तरह से P1/P2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए बच्चों, ये P1/P2 हो जाएगा सीधा सीधा M1/M2 विच कैन बी रिटर्न एज 1 ग्राम डिवाइड बाय 9 ग्राम्स। ठीक है, इसका रूट ले लो, आपका आंसर मिल जाएगा। P1/P2 होता है 1:3, ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 69, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, और इस किसी हॉरिजॉन्टल सर्कल पे चल रहा है, रेडियस का r हो जाएगा और यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंडीशन है। तो ये अज्यूम कर लो बच्चों, ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया आपके पास। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपका जो बॉब होगा वो हॉरिजॉन्टल सर्कल कोई r रेडियस लगाकर इस तरह से ऐसा चल रहा होगा। ठीक, किसी एक इंस्टेंट पे उसके पास मास हो जाएगा और वेलोसिटी टेंजेंशियली रहेगी, क्योंकि मैंने डायरेक्शन इसका मोशन ये लिया हुआ है m/v। जब वो पूरा डायमेट्रिकली घूमकर आता है, क्वेश्चन कह रहा है ना अपन को, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर घूमकर आता है तो मास तो वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन बच्चों बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। और आपसे बोला गया है कि v रिमेन्स कांस्टेंट, v रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है यहाँ पर v टर्म बताई जा रही है आपकी स्पीड की। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लगा रही है। इस पोजीशन को आप इनिशियल बोल दो, इस पोजीशन को आप फाइनल बोल दो, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा बच्चों आपके पास मोमेंटम ऑफ फाइनल माइनस मोमेंटम ऑफ इनिशियल। तो सीधे सीधा हिसाब बोल देता हूँ मैं, यहाँ पे अगर कोई एक वेक्टर अगर बैकवर्ड लग रहा है और कोई पीछे की तरफ लग रहा है, तो एक को अगर v बोलोगे दूसरे को आपको -v बोलना पड़ेगा, राइट। और इन दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का। ये बहुत बेसिक सी बात बोली गई है, तो लिख लो वहाँ से आप आंसर। इसको अगर मैं लिखता हूँ m/v, तो माइनस करके m/-v लिखना पड़ेगा, विच शुड बी 2 टाइम्स ऑफ m/v, और ये आपके पास हो जाएगा मोमेंटम चेंज बाय 2mv। ये बिल्कुल सही है। मोमेंटम डज नॉट चेंज गलत ऑप्शन है। काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय mv², ये तो पॉसिबल ही नहीं बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का टर्म में अगर मैं बोलूँ, काइनेटिक एनर्जी में आप पढ़ते वक्त तो लिखते हो वेलोसिटी है mv², लेकिन प्रैक्टिकल में पता है क्या है, वो हाफ लिखेंगे, मास लिखेंगे, एक वेलोसिटी और एक और वेलोसिटी। बच्चों ये यहीं पे हो गया स्केलर, जिसको कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से। ठीक है, नो डायरेक्शन विल बी स्टडीड, नो डायरेक्शन विल बी स्टडीड। ये इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं चैप्टर की तो बताया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी में बोला जाता है वो वेलोसिटी है, लेकिन वो बेसिकली स्केलर फॉर्म ऑफ वेलोसिटी है विच इज गिवन एज स्पीड। ठीक है, कोई v.v पढ़ चुका है वहाँ पे। अब ये चीज़ तो क्वेश्चन वाले ने बोल दिया है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अपन ग्रीन सिग्नल मिल गया है, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म कैसा होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत, बी सब गलत हो जाएंगे, आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 70 में क्वेश्चन कहता है हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलोवाट, मतलब पावर का वैल्यू किसी पंप का दे रखा है, यहाँ पर 2 किलो लिखा है और वाट है, कैन रेज इन 1 मिनट, ये टाइम का टर्म है, टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ये एच का टर्म है बच्चों। ग्रेविटी जी मान के पढ़ना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर लिख लेता हूँ मैं, 2 किलो का मतलब होता है बच्चों 3 0। वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी m/g/h डिवाइड बाई टी। तो मास अपन को फाइंड करना है, g 10 है, हाइट भी कितनी गई है 10, टाइम हो जाएगा आपका 60, मतलब सेकंड्स की बात हो रही है। तो इससे इसको कैंसिल कर लेता हूँ मैं, 1 0 से बच्चों इसको भी अलग कर देता हूँ। 6 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1200, और बराबर किसके आ गया m के। तो मास तो ऐसा यूनिट्स में बच्चों 1200 होता है, और ये होना चाहिए kg, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास मास एक वॉल्यूम क्वांटिटी में दिया हुआ है, तो उसको हमको लिखना पड़ेगा 1200, तो वो हो जाएगा लीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका मास जो पुल्ड कर रहा है। ये फॉर्मूला आप याद रखते तो आपका अपने आप आंसर मिल जाता है, यहाँ से mgh लिख लेते और आंसर आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी पड़ जाता। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 71 में एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है ना, ये m का टर्म बच्चों। इनिशियली ये 1000 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा है, और सेम लेवल पे जाके थोड़ी देर के बाद ये 500 मीटर पर सेकेंड पे हो जाता है, विच मीन्स अ बुलेट इनिशियली कंसिडर्ड एज u इक्वल्स टू 1000 मीटर्स पर सेकेंड, और ये उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहने वाला है, और थोड़ी देर के बाद बच्चों आपको v मिल जाएगा यहाँ पे 500 मीटर्स पर सेकेंड।
तो देखो अगर इनिशियली ज़्यादा है और बाद में बच्चों इसकी वैल्यू कम दिखाई जा रही है, मतलब इसका मोशन राइट साइड है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में किसी ना किसी ने इसको अपोज करने के लिए ड्रैग लगाया होगा, जिसको अपन लेमन लैंग्वेज में एयर के थ्रू पड़ने वाला रेजिस्टेंस बोलेंगे, जो जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में बताया जाता है। और इसी को अपन कंबाइनली बोल सकते हैं कि वर्क डन है जो अपोज किया गया है, या नेगेटिव वर्क डन है, या नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है एक तरह का। ये कौन सा है बच्चों? नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। इतना ही बात बस समझ जाएगा बच्चा तो कहने लगेगा कि रेजिस्टेंस एयर का अपन बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। इनिशियल कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और फाइनल कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। इन दोनों में जो लॉस हो रहा है ना बच्चों, वो एग्जैक्टली इसने खा लिया हमारा लॉस। तो ऐसा लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। बस सिंपल सी बात है। मैंने बताया आपको, जब लॉसेस काउंट करते हैं तो उसको बाद में लिखते हैं प्लस लगा के, और पहले लिखेंगे तो माइनस लगा के लिखते हैं। इसको यहाँ बुला लो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर कितना हो गया? वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। एग्जाम हॉल में अगर डेल्टा के लिखा है, लॉस लिखा है, तो वो डायरेक्टली वर्क के बराबर होता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में शुरू करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये पूरी थ्योरी पूरी बताना नहीं बैठ जाना है वहाँ पे अपन को, ठीक है बच्चों। सो डायरेक्टली यू कैन राइट that the work done by air resistance should be 1/2m। पहले आएगा बच्चों u का स्क्वायर, बाद में आएगा आपका v का स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/2। मास कितना है यहाँ पे? 10 ग्राम। सो 10 डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 1000। u आपके पास है 1000 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बच्चों अपने पास टोटल बचेंगे 6 जीरो और यहाँ मिल रहे हैं मुझे 4 जीरो। तो हो जाएगा मेरा सीधा सीधा आंसर। इसको कैंसिल कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 5। तो हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 1000 इंटू, मैंने अंदर से 4 जीरोस बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ खाली बचेगा 100 माइनस 5 5 होता है बच्चों 25। तो कुछ कैंसिलेशंस कर लेते हैं, यहाँ पे 3 खत्म कर देते हैं, तो बच रहा है खाली 50 इंटू, यहाँ कितना आएगा बच्चों? ये हो जाएगा 75। तो हो जाएगा 5 5 ये हो जाएगा 3750 और ये हो गया आपका वर्क। मैंने यहाँ जूल लिख दिया और यही अपना आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 72 में बच्चों देखो हमें बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन शुड बी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है जो ई का टर्म होगा ना बच्चों, वो 1 होता है। कैसे? हमारे पास कोई बॉडी होगी, इसका मास m1 होगा, वो चल के जा रही होगी किस पे? u1 पे। वो जाकर किसी बॉडी को स्ट्राइक करेगा जिसका मास कितना हो जाएगा? m2, और वो चल रहा होगा बच्चों u2 पे। सो ड्यूरिंग कोलिजन आप इस तरह बात करते हैं कि सर ये इस तरह इंटरेक्ट कर जाएंगे और फिर हमारे पास जो दो बॉडीज़ हैं वो आगे यहाँ पर v1 और v2 से चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्पीड v2 ज़्यादा होगी तो हो जाएगा आंसर v2 माइनस v1, ठीक है बच्चों। यहाँ हो जाएगा v2 माइनस v1 और यहाँ अप्रोच करना है, कोलिजन करना है आके इसको, तो u1 ज़्यादा होगा किससे? u2 से। तो परफेक्टली इलास्टिक बोला है देखो यहाँ पे। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो आपने सुना होगा, ठीक है। लेकिन ये टर्म बच्चों 1 हो जाती है, जिसकी वजह से अपन कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर निकल आती है किसके? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। पूरा प्रूव कर सकते हो इसको आप लोग। ये हो जाएगा सीधा सीधा मेरे पास सेपरेशन हो रहा है मेरा v2 माइनस v1 से और अप्रोच होता है बच्चों u1 माइनस u2 से। इतना लिखने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक देखना है, 1 लिखना है और ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाना है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर्स फॉर वर्क एनर्जी पावर. We will be solving next chapters in the next coming videos. Okay students, thank you.